हेलो हेलो हेलो, साउंड जा रही है सर? साउंड अगर जा रही है जल्दी से एक टाइप कर दीजिए। अगर सर साउंड जा रही है तो एक टाइप कीजिए, इफ साउंड इज गुड। अगर साउंड खराब है सर, नो साउंड, तो 2 टाइप कर दीजिए। अगर साउंड जा रही है तो एक टाइप कीजिए सर जल्दी से। हेलो 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 हेलो। आते हैं सर हम घर्षण में। घर्षण के कारण कहता है कि सतह अनियमित रहने पर घर्षण बल लगता है। सही बात है, सतह अनियमित रहने पर मतलब रुखड़ा रहने पर घर्षण बल लगता है। सतह अगर अनियमित है तो घर्षण बल लगता है। अगर सतह अनियमित है तो घर्षण बल लगता है। अगर सतह अनियमित है तो घर्षण बल लगता है। अगर सतह अनियमित है तो घर्षण बल लगता है। सही बात है कि सतह अगर रुखड़ा होगा यानी अनियमित होगा तो घर्षण बल लगेगा। अब सर कहा यह जाता है कि घर्षण ऊर्जा का जो है ना वो क्षय नहीं होता है। ये सब सर क्वेश्चन बन के आपको मिलेगा। कहा यह जाता है कि घर्षण ऊर्जा जो है, घर्षण ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। घर्षण ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, लॉस नहीं होता है। घर्षण ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, लॉस नहीं होता है। यह ऊष्मा ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदल देता है। यह घर्षण ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदल देता है या ऊष्मा में बदल देता है। जैसे आप अगर कहीं पर घर्षण आप जोर से रगड़िएगा तो देखिएगा वहां गर्मी उत्पन्न हो जाएगा, ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगा। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, कि घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता, परंतु घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता, परंतु घर्षण तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। घर्षण जो है ये तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। घर्षण जो है वो तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। हेलो हेलो हेलो। घर्षण जो है वो तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। अब आते हैं सर नेक्स्ट में, घर्षण के प्रकार। घर्षण 3-4 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थैतिक घर्षण, एक होता है सीमांत घर्षण, एक होता है गतिज या सर्पी घर्षण, एक होता है लौटेनिक घर्षण। अब मामला क्या है सर, गौर फरमाइएगा। स्थैतिक घर्षण क्या है, सीमांत घर्षण क्या है, गतिज या सर्पी घर्षण क्या है और लौटेनिक घर्षण क्या है। तो अगर कोई वस्तु, ध्यान दीजिएगा सर, अगर कोई वस्तु अस्थिर अवस्था में होता है तो इसको हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। अगर कोई वस्तु अस्थिर अवस्था में है, अस्थिर अवस्था में है, तब जो घर्षण बल लगता है, जो गति का विरोध करता है, जो गति के इधर लगता है, उसे हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। एक होता है गतिज घर्षण। गतिज घर्षण हो गया सर, मान लीजिए कोई ऐसा सतह है, ये कोई ऐसा सतह है और ये इस पर फिसल रहा है, तो इसको हम गतिज घर्षण कहते हैं। और अगर 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 लुढ़क रहा है तो इसको हम लौटेनिक घर्षण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, अगर कोई वस्तु अस्थिर है इसको हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। अगर कोई वस्तु सरक रहा है तो इसको हम गतिज घर्षण कहते हैं। और अगर कोई वस्तु लुढ़क रहा है तो इसको हम लौटेनिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, अगर कोई वस्तु अस्थिर है, अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो इसको हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। स्थैतिक घर्षण कहते हैं। अगर कोई वस्तु गति में है तो इसको हम गतिज घर्षण कहते हैं। इसको हम सर गतिज घर्षण कहते हैं। और अगर कोई वस्तु लुढ़क रहा है तो इसको हम लौटेनिक घर्षण कहते हैं। इसको हम लौटेनिक घर्षण कहते हैं। ये वस्तु लुढ़क रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा विरोध यही होता है, इसलिए तो ये गति नहीं करता है। विरोध अगर कम होगा तो गति ज्यादा होगा। अब विरोध इतना ज्यादा है कि यहां गति ये करबे नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा सर, अगर विरोध कम होगा तो गति ज्यादा होगा। अगर विरोध
कम होगा तो गति ज्यादा होगा। अगर विरोध कम होगा तो गति ज्यादा होगा। अगर विरोध कम होगा तो गति ज्यादा होगा। यहां विरोध बहुत ज्यादा है, गति बहुत कम है। अगर ये हम स्थिर घर्षण की बात कर रहे हैं, ये गतिज घर्षण है, गतिज घर्षण में विरोध कम है, गति हो रही है। यहां तो साफे विरोध ज्यादा है, इसलिए गति हो भी नहीं करता है। अल्लोटेनिक घर्षण की अगर हम बात करें तो यहां और आसानी से गति होता है, तो इसका मतलब यहां घर्षण और कम है। घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो गति का विरोध करता है। हेलो हेलो हेलो, घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो गति का विरोध करता है। ध्यान दीजिएगा सर, घर्षण बल, हेलो, घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो गति का विरोध करता है। घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो गति का, हेलो 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 सर, आवाज अच्छे से जा रही है तो एक टाइप कर दीजिए एक बार फिर से सर। अगर अच्छे से आवाज नहीं जा रही है तो दो टाइप कीजिए। अगर अच्छे से आवाज जा रही है तो एक टाइप कर दीजिए सर जल्दी से, और अगर अच्छे से आवाज नहीं जा रही है तो दो टाइप कर दीजिए सर। ध्यान दीजिएगा सर, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, एकदम गति नहीं कर रहा है, तो इसको हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। और अगर कोई वस्तु अब न तब ये फिसल रहा है तो इसको हम गतिज घर्षण कहते हैं। इसको स्थिर है, इसको हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। इसको हम सर गतिज घर्षण कहते हैं। और इसको हम लोटेनिक घर्षण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये स्थिर अवस्था में है तो इसको हम स्थैतिक घर्षण, ये लुढ़क रहा है तो इसको हम गतिज घर्षण, और ये घूम रहा है तो इसको हम लोटेनिक घर्षण। ठीक है, अब गौर फरमाइएगा एकदम आराम से। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो इसको स्थैतिक घर्षण, अगर कोई वस्तु फिसल रहा है तो गतिज घर्षण, अगर कोई वस्तु लुढ़क रहा है तो लोटेनिक घर्षण। अगर कोई वस्तु स्थिर है स्थैतिक घर्षण, गति में है तो गतिज घर्षण, और लुढ़क रहा है तो लोटेनिक घर्षण। सबसे ज्यादा घर्षण बल यही होता है, सबसे कम विरोध होता है, वस्तु आसानी से लुढ़क जाती है, गति यहां ज्यादा होता है। सर गौर फरमाइएगा, अगर हम घर्षण की बात करें या घर्षण बल की बात करें, सबसे ज्यादा घर्षण बल कहां होगा? जब स्थैतिक में होगा। उससे ज्यादा कहां होगा सर? जब गतिज में होगा। उससे कम। और सबसे कम कब होगा? जब लोटेनिक में। सबसे कम कब होगा सर? जब लोटेनिक में होगा। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि सबसे अधिक घर्षण होगा जब स्थैतिक घर्षण होगा, उससे कम गतिज घर्षण, सबसे कम लोटेनिक घर्षण। यह घर्षण का मामला है। सबसे अधिक स्थैतिक घर्षण, उससे कम गतिज घर्षण, सबसे कम लोटेनिक घर्षण। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा विरोध यहां होगा, उससे कम विरोध यहां होगा, सबसे कम विरोध यहां होगा। कहने का मतलब यह हुआ सर, और सर देखिए कि जो गतिज घर्षण है, जो गतिज घर्षण आप देख रहे हैं, ये जब एकदम फिसलने की अवस्था में होता है, तब जो इसका सर नाम होता है उसे हम सीमांत घर्षण कहते हैं, कि अब न तब। हेलो,
साउंड का अगर प्रॉब्लम है सर, क्या करते हैं जी, ये वाला माइक क्यों नहीं मंगवाते हैं? वायरलेस वाला कितना अच्छा चलता है, तो वही वाला क्यों नहीं मंगवा लेते हैं? 5 को मंगवा के रख लेंगे यार, 200 रुपया उसका दाम सिंगल का, 5 को मंगवा लीजिए। अभी साउंड कैसा है? ठीक है, 5 को लाके रखिए उसको, ठीक ना। कहते हैं अगर स्थैतिक घर्षण, ये जो अब ना तब फिसलने वाला होगा, तब जो घर्षण का नाम होगा उसे हम सीमांत घर्षण। फिर से समझे, अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो स्थैतिक घर्षण, अब वस्तु अगर गति में है, अब न तब फिसलने वाला है, गतिज घर्षण। अगर कोई वस्तु लुढ़क रहा है तो लौटेनिक घर्षण। अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण, गतिज या सर्फी घर्षण और लौटेनिक घर्षण। कहते हैं स्थैतिक घर्षण, देखो ये वस्तु सोफा है, ये अस्थिर है, ये स्थैतिक घर्षण है। वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वस्तु अस्थिर अवस्था में होता है, उसे हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु सरकने पर होता है, लिमिट पर होता है कि अब न तब वस्तु सरक जाए, उसे हम सीमांत घर्षण कहते हैं। गतिज या सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वस्तु किसी आनत तल पर फिसल रहा होता है, इसी को हम गतिज या सर्पी घर्षण कहते हैं, जब ये फिसल रहा होता है। और एक है लौटेनिक घर्षण, लौटेनिक घर्षण में लुढ़क रहा होगा। लौटेनिक घर्षण में लुढ़क रहा होगा, वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वस्तु लुढ़क रहा होता है। लुढ़क रहा होता मतलब फिसल रहा होता, ठीक है। अब आते हैं सबसे अधिक घर्षण बल स्थैतिक घर्षण होता है, उससे कम गतिज या सर्पी घर्षण, सबसे कम लौटेनिक घर्षण होता है। अगर हम सर बॉल बियरिंग की बात करें, बॉल बियरिंग अगर आप सर देखे होंगे, अगर कभी सर आपको बॉल बियरिंग देखने का मौका मिला होगा, मान लीजिए कि सर ये ट्रॉली वाला बैग है, ये ट्रॉली वाला बैग है और ये खींच रहा है। ध्यान दीजिएगा सर, घर घर कर रहा है। ये ऑलरेडी मामला इसका गड़बड़ा गया। अगर ये ट्रॉली वाला बैग है सर और ये आप खींच रहे हैं सर, देखिए कितनों करिएगा ना तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये फर्क हो जाता है मेरे दोस्त, कि कभी नेट का प्रॉब्लम हो गया या कभी साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले मेरी जान। क्यों जान लेने पे तुला हुआ है गरीब का। इसमें हम लोग क्या करेंगे बताओ ना, माइक लगाते हैं, माइक चेंज करते हैं, नेट का प्रॉब्लम रहता है, नेट ठीक करवाते हैं, यही सब होगा तब तो आप तक फिर भी सेवाएं पहुंचा रहे हैं। और आप लोग हैं कि थोड़ा सा अगर लगता है कि ये वो हो गया तो कुछ से कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, एकदम गड़बड़ बात। थोड़ा सा सर पेशेंस आपको रखना हो। ये मान लीजिए आप है और ये आपकी भावनाएं हैं, आप इसको खींचते हैं, तो खींचने के बाद सर ये अगर मान लीजिए कि ये बियरिंग नहीं है तो आप इसको खींचिएगा तो ये फिसलेगा, यानी गतिज घर्षण में आए। और जैसे आप सर इसमें ये बियरिंग लगा दीजिएगा, अब ये लुढ़कना शुरू हो जाएगा। तो ये गतिज घर्षण को लौटेनिक घर्षण में बदल देता है। गतिज घर्षण को किस में बदल देता है? लौटेनिक घर्षण में बदल देता है। कहते हैं कि बॉल बियरिंग गतिज घर्षण को लौटेनिक घर्षण में बदल देता है। रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि गतिज घर्षण की तुलना में लौटेनिक घर्षण का मान कम होता है। गतिज घर्षण की तुलना में लौटेनिक घर्षण का मान कम होता है। देखिए रोलर को ऐसे अगर आप खींचते हैं
तो वो कठिन है क्योंकि उसमें गतिज घर्षण होता है, लेकिन अगर आप इसे लुढ़काते हैं सर तो वो आसान होता है क्योंकि लोटनी घर्षण का मान कम होता है, वहां घर्षण कम लगता है। मैथ का क्लास नहीं होता है, मैथ ग्रुप डी टारगेट नहीं लेते हैं सर, सब छोटा सब क्लास होता है। अब आ जाइए सर नेक्स्ट में, घर्षण के लाभ और हानि। जो हमारे लिए पॉजिटिव है वो घर्षण के लाभ है, जो हमारे लिए निगेटिव है वो घर्षण की हानि है। जो हमारे लिए पॉजिटिव है वो सकारात्मक घर्षण है, जो हमारे लिए निगेटिव है वो नकारात्मक घर्षण। अब गौर फरमाइएगा, कहता है क्या कहता है, घर्षण के लाभ और हानि। घर्षण कम होने के कारण बर्फ पर फिसल जाते हैं, ये हमारी हानि है। घर्षण अधिक होने के कारण बालू और पानी में हम नहीं चल पाते हैं, ये भी हमारी हानि है। घर्षण अधिक होने के कारण मशीन के पार्ट पुर्जे टूट जाते हैं, ज्यादा रगड़ होगा टूट जाएगा, ये हानि है। घर्षण की कमी होने के कारण मशीन नहीं चल पाता, ये हमारा सर घर्षण अगर कम हो जाएगा फिसलेगा, चल ही नहीं पाएगा। कहते घर्षण के कारण ही हम रोड पर चल पाते हैं, तो ये हमारा लाभ है सर। घर्षण दो प्रकार के, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। जिससे हमको फायदा हो वो सकारात्मक, जिससे हमको फायदा नहीं हो नकारात्मक। जैसे सर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और ब्रेक मारते हैं, घर्षण के कारण गाड़ी रुक जाता है तो वो सकारात्मक है। और सर घर्षण कम होने के कारण बर्फ पर आप फिसल जाते हैं तो वो नकारात्मक है। कहते हैं वैसा घर्षण जिससे हमें लाभ हो सकारात्मक, वैसा घर्षण जिससे हमें हानि हो नकारात्मक। ठीक है, अब आ जाइए इधर, घर्षण गुणांक। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, ये क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हम सर ये मानते हैं कि आपकी बहुत सारी शिकवा शिकायतें होंगी, तो आप ये समझिए कि आपको भगवान से ही पढ़ना पड़ेगा, अब इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। कोई कहता है कि सर आप थोड़ा जल्दी क्लास लीजिए, तो हम सर जल्दी और फास्ट आप छोड़ दिए, आपका टाइम से सिलेबस कंप्लीट हो इस पर ध्यान दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। एकदम आपको टेंशन नहीं, तो सर फरवरी है, मार्च अभी पूरा बाकी है। और रही बात करंट अफेयर्स स्लो पढ़ने, करंट अफेयर्स स्लो पढ़ने का चीज़ नहीं है, करंट अफेयर्स पढ़ने का चीज़ है और वो भी फास्ट। लेकिन ये तुमको कौन समझाएगा, तुम चुट्टा, हम जितना तुम्हारा एक एक प्रॉब्लम का तुम्हारा ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी गुरु जी से तुम्हारा अगर प्यार नहीं बन पाया तब तो तुम माँ पापा में भी सर खोट निकालते होंगे तब घर पे, इतना उसका कोई उपाय नहीं है। हम अगर गर्दन काट के भी चला यहाँ से दे देंगे अंतराल, जितनी रेगुलरिटी से और जितनी पंक्चुअलिटी से और जितना कम फी में हम आप तक पहुँचते हैं सर, है कोई माई का लाल तो पहुँच के दिखा दे। इससे ज़्यादा सर हम लोगों से नहीं हो पा रहा है। जितना हम मतलब कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम आपके लिए करते हैं, इससे ज़्यादा सर हम जान भी दे देंगे ना सर, तब भी शायद मेरे आपके लिए कम होगा उन बच्चों के लिए। इसमें एक दो बच्चे ऐसे होते हैं सर जिनके लिए अगर हम जान भी दे दें तो शायद उनको लगेगा गर्दन ठीक से नहीं कटा, तो उसके लिए हम सर कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए भी कोशिश करेंगे कि एक दो कतरा तुझे भी दे दें ताकि तू भी मेरी खून से संतुष्ट हो जाए। बट सर आप समझिए, सुबह 6:30 बजे से रात के 11 बजे तक आपकी सेवा में रहते हैं। वो अलग बात है कि सर आपने 200-300 रुपए दिए हैं, लेकिन सर आप कभी सोच के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। 100% तो सर हम लोग नहीं कर पाएंगे, वो तो भगवान जी ही ऊपर से आएंगे, अल्लाह ही आएंगे तो कर पाएंगे सर। लेकिन जितना एज ए मानव हमसे बन पाता है, माँ शारदे की कसम उतना करने की कोशिश करते हैं कि आप एकदम इसके लिए विश्वस्त रहिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आते हैं सर इधर घर्षण गुणांक पे। कल नेटवर्क का प्रॉब्लम था, शाम वाला सारा क्लास यूट्यूब का ऑफ हो गया, तो बच्चे कुछ से कुछ बात बोलते हैं तो बड़ा बुरा लगता है कि नहीं आज तूने क्लास नहीं लिया, आज तू कहाँ सो गया। तो बहुत गंदा लगता है कि क्यों ऐसा, क्यों हम कर रहे हैं। आप समझिए सर यूट्यूब पे अभी 3 से 4 ही ऐसे टीचर हैं जो क्लासेस पूरी तरह से ले पा रहे हैं रेगुलरली, उसमें हम भी एक हैं। लेकिन तब भी, और सारे टीचर पेड कोर्स में पढ़ाते हैं
और हम अपना वो क्लास अभी हम पेड कोर्स में अगर डालेंगे तो कितना पैसा आएगा आप सोच नहीं सकते। लेकिन फिर भी मतलब क्या कहें सर, कुछ कह नहीं सकते। जा बेवफा, तुझे माफ किया, एक दिन जब जॉब लगेगी ना तब तू मेरे योगदान को समझ पाए, और उस दिन आएगा और गुरु जी के सामने सर झुका के बोलेगा कि हाँ गुरु जी आपने जो किया था वो बहुत था। खैर छोड़िए सर, कोई बात नहीं सर। वही बात है, 99 रुपया जो आप हमको एक सब्जेक्ट का पे करते हैं उसमें ब्रांडेड अंडरवियर भी नहीं मिलता है। 299 रुपया जो आप हमको पे करते हैं सर, वो एक प्लेट रेस्टोरेंट में खाना नहीं मिलता है सर उससे। और हम लोग पूरा दिन आपकी सेवा में लगे रहते हैं। बहुत बुरा लगता है कि क्या हमारी औकात एक प्लेट खाने की भी नहीं है, जिस पर 5 लोग मिलकर, 6 लोग 7 लोग मिलकर मेहनत करते हैं कि एक प्लेट खाने के बराबर पैसा दे दो। हमारी औकात तो अब सर वो भी नहीं है। हम मानते हैं कि आपकी शिकवा शिकायतें होंगी, लेकिन उसका एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। हम इतने भी गंदे नहीं हो गए कि हमारी औकात अब 30 से 35 रुपए की भी नहीं रह गई पर मंथ। लेकिन कोई बात नहीं, हम ओके खुद को बस यही समझाते हैं कि कुछ अच्छे बच्चे हैं जो मुझे पसंद करते हैं, मैं शायद उन तक अगर पहुंच जाऊं तो मेरा वहीं पर सपना साकार हो जाए। आइए सर, यहां हम बात करते हैं घर्षण गुणांक की, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। ये क्या होता है सर? अगर मान लीजिए कि ये इधर से इधर की ओर अगर हम गति करते हैं, इधर की ओर घर्षण होगा, F मान लेते हैं इस बल को, इस बल को सर हम F मान लेते हैं। नीचे की तरफ mg लगेगा और क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होता है, रिएक्शन फोर्स R लगेगा। इधर की ओर गति होगा, इधर की ओर घर्षण होगा, नीचे की ओर mg लगेगा, ऊपर की ओर रिएक्शन फोर्स लगेगा। ये कहता है कि जितना ज्यादा भारी होगा उतना ज्यादा घर्षण बल लगेगा। ऑब्वियसली जितना ज्यादा भारी होगा खींचने में उतना ज्यादा विरोध होगा। ये कहता है F समानुपाती होगा mg के, और क्रिया के बराबर तब विपरीत प्रतिक्रिया होता है तो F समानुपाती हो जाएगा, mg बराबर R होगा, F समानुपाती R हो जाएगा, और समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा म्यू इंटू R। म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा F बाय R। म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा F बाय R। म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा F बाय R। म्यू घर्षण गुणांक, म्यू घर्षण गुणांक है और F घर्षण बल है, R अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, F घर्षण बल है और म्यू घर्षण गुणांक। ये भी बल है अभिलंब घर्षण बल, ये भी अभिलंब प्रतिक्रिया बल। बल बल न्यूटन न्यूटन कट जाता है, इसलिए कहते हैं इसका मात्रक नहीं। इसकी अगर आप बात करोगे सर, फिर से समझो, ये कहता है घर्षण गुणांक कि F समानुपाती होता है mg के, mg बराबर होता है R के, तो F समानुपाती R। ये सब नहीं याद करना है, ये सब की जरूरत नहीं है, सीधा याद करना है कि म्यू इज इक्वल टू F बाय R होता है। F घर्षण बल है, R अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, न्यूटन टू न्यूटन कट जाएगा, तो घर्षण गुणांक जो म्यू है इसका कोई मात्रा पर बीमा नहीं होता है। आ जाइए सर इधर, कहते हैं घर्षण गुणांक। घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, अर्थात घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। F समानुपाती R, F समानुपाती होता है R के। F समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो म्यू इंटू R आएगा, म्यू इज इक्वल टू F बाय R होगा, यानी म्यू इज इक्वल टू घर्षण बल बटा अभिलंब प्रतिक्रिया बल, म्यू घर्षण गुणांक है। घर्षण गुणांक
का मान सर 0 से 1 के बीच में होता है और यह मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, क्योंकि देखिए ये भी बल है, ये भी बल है, तो न्यूटन बटन न्यूटन कट जाएगा। हाँ, कहता है घर्षण गुणांक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच में होता है और घर्षण के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। घर्षण बल के जो अधीन किया गया कार्य है ये ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। एक बार हम फिर से समझाते हैं और ध्यान दीजिएगा। कहते हैं सर घर्षण बल गति का हमेशा विरोध करता है। ये इधर की ओर गति होगी तो इधर की ओर घर्षण होगा। एकदम आराम से सर हम फिर समझा देंगे। घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है। घर्षण बल गति का विरोध करता है। इसको क्षयकारी बल इसलिए कहते हैं क्योंकि लुब्रिकेंट या स्नेहक डालकर इसको कम किया जा सकता है। लुब्रिकेंट या स्नेहक डालकर इसके घर्षण को कम किया जा सकता है। स्नेहक 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और अर्धठोस। ठोस स्नेहक में आपका हो गया सर वो क्या बोलते हैं उसको, ग्रेफाइट। द्रव स्नेहक में तेल और मोबिल। अर्धठोस स्नेहक में हो गया ग्रीस। स्नेहक को इसको क्षयकारी बल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कम किया जा सकता है तेल मोबिल डालकर। उसके बाद हम आते हैं सर घर्षण में। तो घर्षण बल गति का विरोध करने वाला बल। यह सतह की अनियमितता पर निर्भर करता है, क्योंकि जितना ज्यादा अनियमित होगा सतह, रुखड़ा होगा, उतना ज्यादा घर्षण होगा। और घर्षण बल कभी नष्ट नहीं होता, यह ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जब इतना बहुत ज्यादा रगड़ोगे तो यह ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। अगर हम घर्षण बल की बात करें तो घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल 3 प्रकार का होता है मेनली, वैसे तो 4 प्रकार का कर सकते हैं। स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण, सीमांत घर्षण और लौटेनिक घर्षण। सबसे कम लौटेनिक घर्षण होता है, इसीलिए सर रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है। लुढ़काना, लौटेनिक करना आसान होता है। और सबसे ज़्यादा होता है स्थैतिक घर्षण। बॉल बियरिंग क्या करता है सर? बॉल बियरिंग की अगर बात करोगे, अगर ये ट्रॉली है सर, यहाँ बॉल बियरिंग लगा देते तो अगर नहीं लगाएंगे तो फिसलेगा, यानी गतिज घर्षण। लगा देंगे तो लुढ़केगा, लौटेनिक घर्षण। यही मामला है। आ जाइए सर इधर। अब आते हैं सर घर्षण 2 प्रकार के, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। जिससे हमारा फायदा हो सकारात्मक, जिससे हमारा नुकसान हो नकारात्मक। जैसे अगर हम बर्फ पर फिसल गए तो नकारात्मक, और अगर सर जमीन पर चल पाते हैं तो सकारात्मक। क्या? अब आते हैं सर नेक्स्ट चैप्टर। अब बोलिए सर कौन सा चैप्टर पसंद करेंगे आप? आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिए हैं सर, बताइए क्या क्या पढ़ लिए हैं आप और क्या आप पढ़ना पसंद करेंगे? वर्क पावर एनर्जी हो गया है क्या? ग्रेविटेशन हो गया, लीवर हो गया, वर्क पावर एनर्जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन बाकी होगा सर। ये सर सिंपल हार्मोनिक मोशन बाकी है क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन देखिए सर बाकी है क्या? एसएचएम बाकी है तो सर जल्दी से 1 टाइप कर दीजिए। ये बाकी ही होगा हमको जहां तक याद है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज सरल आवर्त गति। नाम ही है सर इसका सरल आवर्त गति। नाम ही है सर इसका सरल आवर्त गति। क्या होता है ये सरल आवर्त गति? बताइए सर, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? वर्क पावर एनर्जी हो गया होगा शायद, वर्क पावर एनर्जी हो गया होगा या नहीं हुआ है सर? वर्क पावर एनर्जी अगर हो गया है, वर्क पावर एंड एनर्जी अगर हो गया है तो 1 टाइप कीजिए, नहीं हुआ है तो 2 टाइप कीजिए। तो
पहले वही पढ़ा दें। हो गया है, वेरी गुड। सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर हो गया है, एसएचएम अगर हो गया है तो 2 टाइप कीजिए, अगर नहीं हुआ है तो 3 टाइप कीजिए। जल्दी से जल्दी से। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया है तो 2 टाइप कीजिए, नहीं हुआ है तो 3 टाइप कीजिए, जल्दी जल्दी। फास्ट नहीं पढ़ाएंगे, अभी इनफ टाइम है, आराम से समाप्त हो जाएगा। हो गया है, इसमें है आप लोग, हमको पता नहीं चलता यहाँ हो गया है या नहीं हो गया है, छोड़ो। एसएचएम जो है सर, हम इसको चेंज कर देते हैं सर। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया है तो 8 टाइप करें, नहीं हुआ है तो 9 टाइप कीजिए। आप टाइप कीजिए सर फिर से जल्दी जल्दी। नहीं हुआ है, वेरी गुड। 3 टाइप कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं हुआ है। आते हैं हम लोग सर सिंपल हार्मोनिक मोशन में। सरल आवर्त गति नहीं हुआ है, हमको जहां तक याद है। सिंपल हार्मोनिक मोशन सर नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं सरल आवर्त गति क्या है। ठीक है, इस सर मेनली पेंडुलम की गति जो होती है वो सरल आवर्त गति है। जो पेंडुलम की गति होती है वो सरल आवर्त गति है। जितना भी पेंडुलम है सर, उसकी जो गति होती है वो सरल आवर्त गति में, हम उसी के लिए मेनली पढ़ते हैं। ये जो ऐसी वाली गति है, किसी भी चीज को सर आप लुढ़का देते हो और वैसे ऐसे गति करने लगती है, इसी को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सर, ये सरल आवर्त गति है क्या। मेनली ये कहता है ना कि अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है, ये कहता है कि अगर ये मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पर हम बल लगाते हैं। अगर किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा सर, तो बल लगाने के बाद अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, बल अगर हम इधर लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बल इधर लगाते हैं तो विस्थापन भी इधरे होगा। अगर हम बल लगाते हैं तो विस्थापन भी इधरे होगा। सर अगर हम चेक करवा लेंगे सर, अगर हम इधर बल लगाते हैं तो विस्थापन भी इधरे होगा। सर हमको अगर कोई पीछे से ऑटो आके ठोकता है तो ऑब्वियसली इधर से ठोकेगा तो विस्थापन इधरे ना होगा। ये कहता नहीं, ये कहता है ना कि बल अगर इधर लगाओगे ना तो विस्थापन विपरीत दिशा में। ये कहता है सरल आवर्त गति वह गति है जहां पर बल जिधर लगाओगे ना, इधर से बल लगाओगे तो इधर विस्थापित नहीं होगा, इधर नहीं जाएगा वस्तु, इसके विपरीत जाएगा वस्तु। बताइए क्या पूरे ब्रह्मांड में ऐसा संभव है? पूरे ब्रह्मांड में क्या ऐसा संभव है कि बल इधर लगाएं विस्थापन इधर हो, यानी हमको पीछे से कोई ठोके इधर हम जाएं इधर? इज नॉट पॉसिबल मैन। हम समझ गए वर्क और एनर्जी नहीं हुआ है, पढ़ा देंगे सर इसके बाद, गौर फरमाइएगा। हमने कहा कि अगर हम इधर बल लगाते हैं, इधर अगर सर हम बल लगाते हैं तो बल अगर हम इधर लगाएंगे तो विस्थापन इधरे होगा, इधर धक्का देंगे इससे बल लगा के तो विस्थापन भी इधरे होगा। कहता नहीं, बल अगर इधर लगाओगे तो विस्थापन इधर होगा, बल अगर इधर लगाओगे तो विस्थापन इधर होगा। बल के विपरीत दिशा में विस्थापन, बल के विपरीत दिशा में विस्थापन। ये कहता है सरल आवर्त गति। कहता है भैया तब पूरे ब्रह्मांड में सरल कोई भी पिंड सरल आवर्त गति में नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड सरल आवर्त गति में नहीं, क्योंकि
क्योंकि ये कहता है कि जब हम बल इधर लगाएंगे तो विस्थापन इधर होगा, ऐसा हो नहीं सकता। बल इधर लगाएंगे तो विस्थापन भी इधर होगा, किसी को धक्का ऐसे देंगे तो वो इधर ही विस्थापित होगा। लेकिन ये कहता है नहीं, अगर किसी को बल इधर से देंगे तो विस्थापन इधर होगा। कहता है भग पगला, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड इस गति में नहीं है, सरल आवर्त गति में। पूरे ब्रह्मांड में कोई पिंड सरल आवर्त गति में नहीं। कहां कहते हैं, गौर फरमाइएगा क्या कहता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये कहता है सर ये कहता है वैसी गति जहां त्वरण विस्थापन के समानुपाती हो। देखो फिर वही बात हो गया, जिधर बल रहेगा उधर त्वरण होगा। ये कहता है त्वरण विस्थापन के समानुपाती हो, जितना त्वरण लगाएंगे उतने विस्थापन होगा, लेकिन दिशा विपरीत होगा। मतलब अगर इधर की ओर त्वरण होगा तो विस्थापन इधर की ओर। फिर से समझो एकदम आराम से। केमिस्ट्री का क्लास शुरू है 7 से 9 सैटरडे संडे। जो लोग नए हैं वो जान लीजिए, एक चैप्टर पढ़ा भी दिए हैं वीडियो अपलोडेड है। एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा दिए हैं। पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे मंडे को। फिर से समझिए, ये कहता है सर कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, तो ये बल लगाएंगे तो इसी के दिशा में त्वरण होगा, लेकिन कहता है विस्थापन विपरीत होगा। विस्थापन उतने होगा जितना बल लगाएंगे, लेकिन इसकी जो दिशा होगी ना वो विपरीत होगी। इसकी जो दिशा होगी वो विपरीत होगी। जितना बल लगाएंगे उतने त्वरण होगा और उतने विस्थापन होगा, लेकिन इसकी दिशा विपरीत होगी। तुम कहेगा नहीं समझे, ये कहता है जिधर बल लगाएंगे उधर विस्थापन होगा। ऐसा नहीं है, जितना बल लगाएंगे उतने विस्थापन होगा, उतने त्वरण होगा, लेकिन खाली दिशा एक दूसरे का विपरीत होगा। तुम कहेगा नहीं समझे, फिर से समझो कि जितना बल लगाएंगे उतने त्वरण होगा, विस्थापन भी उतने होगा, खाली विस्थापन की दिशा विपरीत होगी। तो कहा पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई पिंड नहीं है जितना बल लगाओगे उन्हें विस्थापन होगा, कि उल्टा कैसे हो जाए। तो कहा पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थिति नहीं है। वैसी गति जहां त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है, वैसी गति जहां त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है, लेकिन विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत होता है। अर्थात त्वरण समानुपाती होगा विस्थापन के, लेकिन यह माइनस साइन बता रहा है कि दिशा विपरीत होगा। निगेटिव साइन ये बताता है कि विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत होगा। कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड सरल आवर्त गति में नहीं है, लेकिन सरल लोलक की गति को सरल आवर्त गति में मान लिया गया। पूरे ब्रह्मांड में कोई पिंड ऐसा नहीं है न बल लगाएंगे है उल्टा में विस्थापन होगा, कोई पिंड नहीं, लेकिन सरल लोलक की गति को मान लिया गया कि सरल आवर्त गति में है। क्यों? क्योंकि सरल आवर्त गति के सारे इक्वेशंस इस पर सूट करते थे। इसकी लेकिन एक कहानी है जो हम आपको बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या हो। प्रदीप यादव जी, आप अपना फोन नंबर दीजिए, आपका कोर्स एक्टिवेट कर देंगे। टेस्ट ओपन कर देंगे आपका सर। फोन नंबर आप सर भेज दीजिए। प्रदीप जी देखिए तो उनका फोन नंबर लेके उनका टेस्ट एक्टिवेट करवा दीजिए। देखो अब लड़का की कह रहा है पॉलिटी या इकोनॉमी एग्जाम खत्म हो जाएगा तब लगाइएगा बिहार पुलिस में। अरे छोटा अभी 7 घंटा तो हर क्लास चल रहा है, सैटरडे संडे भी। अब की चाहता 9 घंटा कर दें। तुम्हारा जैसे 2 पेपर छोटा छोटा इंग्लिश खत्म होगा, हिंदी खत्म होगा, दोनों पेपर पॉलिटी और इकोनॉमी लग जाएगा। चोर चौहाड़ सबक छोटा सा देखो ना की लिखा है, लिखता है कि पॉलिटी इकोनॉमी कब लगाइएगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा तब। अब ये एग्जाम है रे छोटा दानव। अब तो कर दिया है बिहार पुलिस ने कि 10th लेवल से पूछेगा, तो एकदम नॉर्मली आप पढ़िएगा और आपका काम हो जाएगा। अच्छा, हम बिहार पुलिस में भी आज सब में लाइव आ रहे हैं सर, आपको नोटिफिकेशन जाएगा अपने अपने टाइम पे, तो आप लाइव आइएगा, आपकी सभी प्रॉब्लम को अलग अलग हम दूर कर देंगे। दाना बोलना हम अभी 9 घंटा लगा देते हैं, मेरे पास मास्टर बेरोजगारी में बैठल है। अच्छा, हम आते हैं तो बतियाते हैं 10 बजे 12 बजे के बाद। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग सर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। मन लगा के पढ़ चला, तोरा लिए जान दे रहे हैं हम, बस खाली नौकरी हो जाएगा तो हमारा भूलना नहीं, छोटा छोट सब। थैंक यू वेरी मच।